हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। इसके पहले हमने टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को टू द पॉइंट समझा। जो एग्ज़ाम में पॉइंट आते हैं वन लाइनर, उस फॉर्म में हमने वो सारा सीरीज़ कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने वो पूरी सीरीज़ को देखा होगा, समझा होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 3 आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, और जो टॉपिक कवर है वो है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कैलकोलिथिक पीरियड या कैलकोलिथिक कल्चर के बारे में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो आप लोग मेरे साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कितनी तैयारी आपकी हुई है। टू द पॉइंट सीरीज़ आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल रही है, तो आपको काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है। इनफैक्ट अभी जो दिसंबर में जिन लोगों के पेपर है उनको तो काफ़ी मदद होगी, इसलिए जिन लोगों के भी दिसंबर में पेपर हैं, आपके कोई जानकार हैं या कोई आपके फ्रेंड है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सबसे पुराने हमको कृषि के साक्ष्य, एग्रीकल्चर कृषि के साक्ष्य हमको सबसे पुराने कहाँ से मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी साइट है जहां से हमको एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये साइट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। ये जो साइट है ना, मेहरगढ़ साइट, ये आपकी न्यूलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। मतलब ये जो साइट है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। न्यूलिथिक पीरियड से आपको ये साइट देखने को मिल जाएगी, मेहरगढ़। क्लियर? आप अगर चाहें तो मैप में भी देख सकते हैं कि मेहरगढ़ साइट कहाँ पर है। ये है मेहरगढ़ साइट। तो मेहरगढ़ से हमें बार्ले और वीट मतलब गेहूं और जौ के एविडेंस मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान में साइट दिख रही है विच इज़ मेहरगढ़, और ये आपको सबसे पुराने एग्रीकल्चर के एविडेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये मिलते हैं। और यहाँ पर हमें मिलता है वीट, और क्या मिलता है? वीट के अलावा यहाँ पे बार्ले मतलब जौ के एविडेंस मिलते हैं। तो गेहूं और जौ के एविडेंस हमको मिलते हैं मेहरगढ़ से। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पुराने राइस मतलब चावल के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, तब आपका आंसर मेहरगढ़ नहीं होगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे पुराने राइस के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, तब आपको आंसर मेहरगढ़ नहीं लगाना है, तब आपको आंसर करना है, ये यूपी में है, कोल्डी हवा। यूपी में एक साइट दिख रही है विच इज कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से हमें ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट राइस के कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये सारी कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, लगभग 2017-18 तक सब कुछ एकदम मजे में था। एनसीईआरटी में भी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक से एक नई एक्सकेवेशन होता है, एक नई डिस्कवरी सामने आती है। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक नई साइट हमको मिलती है विच इज लहुरा देव। यहाँ यूपी में हमको एक और साइट मिलती है विच इज़ लहुरा देव, और यहाँ से जो हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ से जो हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, वो मेहरगढ़ से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो अगर क्वेश्चन में लहुरा देव आंसर होगा, ऑप्शन में है, तो लहुरा देव आंसर करना है। अगर लहुरा देव आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे। मेरी बात समझ पे आ रही है आपको? देखो क्वेश्चन, इसको समझिए। The earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent comes from। अब यहाँ पे मेहरगढ़ भी ऑप्शन में है, लहुरा देव भी ऑप्शन में है, तब आपको लहुरा देव पे टिक करना है। लहुरा देव ये जो आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ठीक है, यूपी में मिलेगी। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आप मेहरगढ़ को टिक लगाएंगे। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों साथ में है तो आपको लहुरा देव पर टिक लगाना है, और यहाँ से हमें ओल्डेस्ट एविडेंसेस मिलते हैं। क्या मिलता है यहाँ से? तो यहाँ से मिलता है राइस, ठीक है। तो अगेन अगर पूछ लिया जाए कि अर्लीस्ट एविडेंस राइस कल्टीवेशन के कहाँ से मिलते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, कोल्डी हवा एंड लहुरा देव। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है कोल्डी हवा, और अगर लहुरा देव ऑप्शन में है तो फिर आपको लहुरा देव को ही टिक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट कहाँ से मिलता है, तब आपको आंसर मेहरगढ़ ही करना है। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर पूछा जाता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन कहाँ से मिलता है, आंसर हो जाएगा लहुरा देव। लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ को टिक लगाना है। कभी भी दोनों अगर साथ में आते हैं तो भी लहुरा देव को टिक लगाना है। नेक्स्ट अगर पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट एविडेंस कल्टीवेशन के व्हीट के कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ है। राइस के कहाँ मिलते हैं, तो लहुरा देव में। और लहुरा देव अगर ऑप्शन में ना हो तो कोल्डी हवा। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग प्रकार से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आया? यहाँ पे देखिए लहुरा देव आपको साइड दिख रही है यूपी में, संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये कोल्डी हवा साइड है और मेहरगढ़ यहाँ है। तो ये तीनों साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। कृषि के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। तो तीनों साइड और उनकी लोकेशन, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है और लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। डन। देखो क्या पूछा यहाँ पे, वेयर हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस बीन फाउंड। तो अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पर मिल रहा है हमको, कोल्डी हवा। और अगर लहुरा देव आंसर होता तो लहुरा देव सही हो जाता। बात समझ में आई? तो तीनों प्रकार से आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और साइड दिख रही हैं, बागौर और आदमगढ़। दिखाई दिया? बागौर ये भी आपकी जो साइड है वो न्यूलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है और ये आपको मिलेगी। मीसोलिथिक साइड है ये, मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित है और कुछ एविडेंस न्यूलिथिक के भी मिलते हैं। और ये साइड बागौर जो है वो मिलेगा आपको राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगी ये साइड, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगली जो साइड है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ जो साइड है ये आपको मिलेगी एमपी में। कहाँ पर, एमपी में मिलेगी, नर्मदा रिवर के किनारे या फिर नर्मदा वैली में। नर्मदा वैली की साइड है विच इज आदमगढ़। क्लियर? क्यों खास है? आदमगढ़ और बागौर ये दोनों जो साइड है ना, यहां से हमको सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं, मतलब पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलते हैं राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और सबसे पहले हमने किस एनिमल को पालना शुरू किया था, डोमेस्टिकेशन शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा डॉग। कब किया था, तो आंसर हो जाएगा मीसोलिथिक पीरियड में, मतलब मध्य पाषाण काल में हमने जानवर को पालना शुरू किया और पहला जो जानवर था वो था डॉग, कुत्ता। क्लियर है? तो ऐसा आप अलग अलग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो What was the first grain used by the prehistoric human? सबसे पहले कौन से ग्रेन का इस्तेमाल किया गया था प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन के द्वारा? तो स्टोन एज की बात हो रही है या फिर आप कह सकते हैं नवपाषाण काल और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो कौन से एविडेंस मिलते हैं, तो बार्ले, मतलब जौ। अच्छा, एक और छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जौ सबसे पहले हमने खेती कला किसकी की थी, तो जौ की थी, बार्ले की थी। ऋग्वेद में भी हमको जौ के बारे में मिलता है और ऋग्वेद में जौ को कहा है यव। तो ऋग्वेद में जौ को क्या कहा है, यव कहा है। क्लियर हुआ इतनी चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझाऊं। अगर आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि आपकी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी हो जाए और किसी भी एग्जाम में बैठे हैं आप, किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो आप स्टेट एग्जाम में क्यों ना बैठ रहे हो, बस आपका हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छूटे ना, तो उसके लिए आप ये एसएससी हिस्ट्री टारगेट 2024 सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ PYQs। और जनवरी से लाइव डाउट सेशन भी शुरू करेंगे, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कोर्स को परचेस कर पाएंगे। और कंबाइंड कोर्स भी कर सकते हैं परचेज और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप 2024 के किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस स्कल वॉज फाउंड एट वन ऑफ द फॉलोइंग साइट। देखो आज हम कौन है, आज हम है होमो सेपियंस। हम कौन है आज, होमो सेपियंस है। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे वो थे होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। तो पहला जो होमो इरेक्टस या ह्यूमन स्केलेटन या ह्यूमन एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हथनौरा से। कहाँ से मिलता है, हथनौरा, नर्मदा वैली। यहाँ पर हमको एक ह्यूमन स्कल मिलता है। ह्यूमन स्कल हमको यहाँ पे मिलता है जिसका हमने नाम क्या रखा है,
नर्मदा मानव या नर्मदा मैन के नाम से हम जानते हैं। तो हथनौरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा वैली में हमको होमो इरेक्टस स्कल देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डॉग वर बरीड इन ह्यूमन विथ ह्यूमन। ये बरियल साइट कहाँ पर है जहाँ डॉग को और ह्यूमन को साथ में दफना दिया गया? एक्चुअली जब आप स्टोन एज पढ़ते हैं, जब हम पैलोलिथिक पीरियड में बात करते हैं मतलब पुरा पाषाण काल में बात करते हैं, और उसके बाद हम आते हैं मीसोलिथिक पीरियड मतलब मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल आते आते तक लोगों में थोड़ी सी जो समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो लोग सोचते हैं यार हमारे साथ जो बंदा था या हमारा जो रिलेटिव था जिसकी डेथ हो गई है, तो इनको हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, मतलब इनको दफनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वो कहानियाँ शुरू होती हैं। जब दफनाना चाहिए तो हो सकता है वो अगले दूसरे दुनिया में जाएगा, हमारा जो रिलेटिव है वो दूसरी दुनिया में जाएगा। दूसरी दुनिया में भी तो उसको खाने पीने की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो जब यहाँ पे बरियल प्रोसेस शुरू की गई, जब लोगों को दफनाना शुरू किया गया, तो उनके साथ पॉट्स वगैरह भी रखे जाते थे, और पॉट्स में क्या होता था? ग्रेन होते थे। तो हमें कुछ बरियल साइट्स मिलती हैं जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन है, उनके साथ कई सारी पॉटरीज हमको मिलती है जिनमें ग्रेन के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही अब जब डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू कर गया, और एक मालिक था, मालिक का एक कुत्ता था, मालिक मर गया, तो दूसरी दुनिया में मालिक को कुत्ते की जरूरत होगी, तो कुत्ते को भी दफना दो। तो डॉग और ह्यूमन को साथ में दफनाया गया। कहाँ पे? बुर्ज होम में। कहाँ पर? बुर्ज होम में। और बुर्ज होम जो साइट है वो आपको मिलेगी जम्मू में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुर्ज होम ये जम्मू में आपको साइट मिल रही है विच इज बुर्ज होम, और यहाँ पर हमको जो बरियल साइट मिलती है वहाँ पर ह्यूमन बॉडी के साथ डॉग को भी साथ में दफनाया गया है, ये एविडेंसेस हमको मिलते हैं। ठीक है, ये है वो साइट, बरियल साइट है ये बुर्ज होम की। ठीक है, कश्मीर में बुर्ज होम है हमको। इसके अलावा कश्मीर में जो बुर्ज होम साइट है वहाँ से हमें पिट हाउसेस के एविडेंसेस भी मिलते हैं। पिट हाउसेस को हम गर्त आवास भी कहते हैं। उस समय बहुत ठंडी रहा करती होगी, आज भी कश्मीर में ठंड रहती है, तो ज़मीन के नीचे गड्ढा करके, ज़मीन के अंदर होल करके उसमें लोग रहा करते थे, उसे ही पिट हाउस कहा जाता है, गर्त आवास कहा जाता है। तो ये एविडेंसेस भी हमें बुर्ज होम से मिलते हैं, कश्मीर से मिलते हैं। अच्छा, कश्मीर में एक और साइट है जिसका नाम है गुफ्तकरल। गुफ्तकरल ये साइट भी कश्मीर में है, और यहाँ से भी हमें पिट हाउस के एविडेंसेस मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए अब थोड़ा सा घुमा के कि बुर्ज होम जो साइट है वहाँ से हमें एक बरियल या एक ग्रेवयार्ड मिलता है या एक ग्रेव मिलती है जहाँ पे ह्यूमन के साथ डॉग को दफनाए जाने के एविडेंसेस है, ऐसी कोई और भी साइट है? तो आंसर है यस, रोपड़। रोपड़ में भी हमें सेम कहानी देखने को मिलती है, तो रोपड़ साइट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, बुर्ज होम के साथ साथ आप रोपड़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द रिमेन ऑफ पैलोलिथिक, मीसोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर हैज बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। ऐसी कौन सी साइट है जहां से हमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के एविडेंसेस मिलते हैं? तो आप ऐसी दो इंपॉर्टेंट साइट्स को याद रखोगे। पहली साइट है भीमबेटिका। पहली साइट कौन सी है? भीमबेटिका साइट है, और भीमबेटिका जो साइट है वो आपको एमपी में मिलेगी, और ये आपकी यूनेस्को साइट भी है। और यहाँ से हमें तीनों मतलब पैलोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक कल्चर और न्यूलिथिक कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। सेकेंड जो साइट है वो है वेलन वैली। वेलन वैली ये है साइट कहाँ पर? यूपी में। यहाँ पर ये जो साइट है ये यूपी में आपको वेलन वैली साइट देखने को मिलेगी, और यहाँ से भी हमको तीनों कल्चर के एविडेंसेस सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपको बातें पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली है, और यहाँ पर ये कुछ रीजंस है कहाँ पर ये साइट मिली है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कैलकोलिथिक पीरियड से है, मतलब आपका कॉपर एज से है, या कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल से है, जहां पर इंसानों ने कॉपर से बने हुए यूटेंसिल्स का, कॉपर से बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करना सीखा था, इसलिए हम इसे कॉपर एज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है जॉर्वे कल्चर। तो जॉर्वे कल्चर जो है ये आपका कैलकोलिथिक पीरियड से है, और जॉर्वे कल्चर आपको कहाँ पर मिलता है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ पर मिलेगा आपको? ये महाराष्ट्र में मिलेगा।
नेक्स्ट है कायथा। कायथा उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में। तो कायथा जो कल्चर है वो कहाँ से है? एमपी से है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ओजियाना। ओजियाना भी आपकी कैलकोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है और ये साइट आपको मिलती है कहाँ पर? राजस्थान में। और रोजडी ये जो साइट है ये आपको मिलती है गुजरात से। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है। तो कैलकोलिथिक कल्चर जो था उसके जो एविडेंसेस हैं, उसके लिए जो कल्चर है, जो साइट्स हैं, उसको हम एक बार थोड़ा सा मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जोरवे कल्चर है जिसमें आपको इमाम गांव, दैमाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है दैमाबाद। दैमाबाद, तो दैमाबाद जो साइट है महाराष्ट्र में है और ये आपके कैलकोलिथिक पीरियड से है। फिर आता है कायथा कल्चर। कायथा के साथ साथ यहाँ कायथा और ये है पूरा मालवा कल्चर। तो कायथा एंड मालवा कल्चर, यहाँ से आपको नावदा टोली मिलती है, एरन मिलता है और भी सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तो कायथा एंड मालवा कल्चर। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे राजस्थान की तरफ तो ये है आहार कल्चर। आहार जो कल्चर है, आहार जो साइट है, ये बनास रिवर के किनारे है, इसलिए इसको बनास कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आहार कल्चर, और आहार से जस्ट ऊपर मिलेगा गणेश्वर। तो गणेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि गणेश्वर से हमें 4000 से ज्यादा कॉपर से बने हुए टूल्स मिलते हैं जो कि अपने आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हिसाब से बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपके कैलकोलिथिक पीरियड से संबंधित हैं। ये जो है ये मालवा कल्चर में इस तरीके से रेड आपको पॉटरीज देखने को मिलती हैं। ये जो एविडेंसेस हैं ये मालवा कल्चर के, मतलब कैलकोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। ओके है। नेक्स्ट, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। नॉर्मली क्या होता था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसमें पूरी की पूरी जो सिटी हुआ करती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी। ठीक है। एक अपर पार्ट जो था उसको सिटाडल कहा जाता था और एक लोअर पार्ट होता था। ठीक है। एक लोअर पार्ट होता था और एक अपर पार्ट होता था। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो था उसे सिटाडल कहते थे और ऐसा बोला जाता था जो इकोनॉमिकली रिच पर्सन है, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब यहाँ सिटाडल में रहा करते थे। और सिटाडल में कई सारी फैसिलिटी भी थी, जैसे कि ग्रेट बाथ की फैसिलिटी यहाँ पर थी, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये था आपका सिटाडल। वर्किंग जो क्लास थी, वर्किंग क्लास जो थी वो यहाँ पे लोअर पार्ट में रहा करती थी। तो नॉर्मली हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्ट है वो 2 पार्ट्स में है, लेकिन बोल रहा है ऐसी कौन सी हड़प्पन साइट है जो 3 पार्ट्स में है। सो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में आपको अपर, लोअर और मिडिल, तो इस तरीके से 3 पार्ट में सिटी देखने को मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज धौलावीरा। आर एस विष्ट ने 1985 में धौलावीरा को डिस्कवर किया था। ये आपको गुजरात में रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलती है। धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और धौलावीरा को बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर के लिए जाना जाता है क्योंकि धौलावीरा रन ऑफ कच्छ में है, पानी की कमी रहती थी तो वाटर का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। वाटर को बचाने के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे बड़े बड़े टैंक्स हमको धौलावीरा में मिलते हैं। तो अगर इन जनरल पूछ लिया जाए धौलावीरा को किस लिए जाना जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि धौलावीरा को हम वाटर मैनेजमेंट के लिए जानते हैं। किसके लिए धौलावीरा को जानते हैं? वाटर मैनेजमेंट के लिए हम जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे कई सारे डैम्स मिले हैं, इसके अलावा एक स्टेडियम भी मिला है और स्टेडियम के अलावा हमको एक यहाँ पे प्लेट मिली है। ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है कोई एड्रेस हो जिसमें 10 सिंबल्स हैं, जिसमें हमें 10 सिंबल्स देखने को मिलते हैं। अभी तक उसको समझा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है, लेकिन हमको हाँ ये जो सिंबल्स है 10 सिंबल्स, इस तरीके से एक प्लेट हमको ये कहाँ से मिलती है? साइन बोर्ड। ये साइन बोर्ड हमको मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा जो साइट है वो आपको 2 रिवर्स के बीच में मिलती है, मनसर एंड मनहर। मनसर एंड मनहर रिवर के बीच में जो साइट है ये है धौलावीरा, जो कि मिडिल टाउन, लोअर टाउन और अपर टाउन में डिवाइडेड है। इसमें कई सारे रिजर्वायर, टैंक्स हमको दिखते हैं, इसलिए पूरी साइट वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। धौलावीरा, गुजरात, रन ऑफ कच्छ। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करते? तो आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक। अभी हमने पूरे इतिहास को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक होता है प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज वो समय होता है जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। तो वो एज है आपकी प्री हिस्टोरिक एज, जिसमें आता है आपका स्टोन एज।
नेक्स्ट है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज। लोग पढ़ना लिखना सीख चुके थे, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आया। मतलब स्क्रिप्ट तो है, कुछ तो लिखा है इन्होंने, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए कि क्या लिख के चलेगा। जैसे कि धौलावीरा में जो साइन बोर्ड मिला उसको हमने समझा नहीं है, अभी तक नहीं समझ पाए कि उसमें लिखा क्या है, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हो चुका था और हम नहीं समझ पाए। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। और थर्ड होता है हिस्टोरिक पीरियड। स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत कुछ लिखा गया और हमको सब कुछ समझ में भी आया है। ठीक है, तो वो है आपका हिस्टोरिक पीरियड। समझ में आया? तो 3 प्रकार से हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है द एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो हड़प्पा जो सिटी है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड थी? तो हड़प्पा जो साइट है वो आपको मिलेगी कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा साइट देखने को मिलेगी। कहानी कुछ ऐसी है, लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का गवर्नर रहे हैं, 1857 का रिवॉल्ट जो था वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था और उन्होंने ही हमारे कंट्री में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, मतलब विभागों का बंटवारा किया था। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था विच इज़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जिसके हेड कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? फिर ये बाद में जाके डलहौजी के समय एक इंडिविजुअल, एक सेपरेट जो है वो एक बॉडी बन गई विच इज़ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी ASI के आने वाले समय में जो हेड थे, जो डायरेक्टर जनरल थे, वो थे जॉन मार्शल। तो 1924 में जॉन मार्शल की लीडरशिप में 2 पर्सन है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। किसकी लीडरशिप में? जॉन मार्शल की लीडरशिप में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा जो साइट है वो रावी नदी के किनारे सिचुएटेड है। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल। ठीक है, ये फर्स्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आपका जो हड़प्पन साइट है ये ग्रेनरी, इसमें 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज आपको देखने को मिलती है, मतलब स्टोरेज हाउसेस। मतलब यहाँ पे सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन होता था, बहुत अधिक मात्रा में हम खेती करते थे और जो बचा हुआ खाना होता था उसको हम ग्रेनरीज में, स्टोरेज हाउस में रखते थे। तो 2 rows 6 ग्रेनरीज की हमको कहाँ पे मिलती है? हड़प्पन साइट में मिलती हैं। ये जो हड़प्पा साइट है यहाँ पे हमको 2 ग्रेवयार्ड, 2 बरियल साइट भी मिलती हैं, R30H और H, R37 और H। R37 और H क्या है? ग्रेवयार्ड है या बरियल साइट है, जो हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। हमें लार्ज अमाउंट में व्हीट ग्रेन के एविडेंस, गेहूं का यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता रहा होगा, तो बहुत अधिक संख्या में व्हीट ग्रेन के एविडेंसेस भी हमको कहाँ से मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रेड सैंडस्टोन टॉर्सो, ये भी आपको हड़प्पा साइट से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कपल बरियल, मतलब मेल और फीमेल कपल बरियल, या फिर आप कह सकते हैं दोनों फीमेल या दोनों मेल। तो कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? तो कहाँ से मिलेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोथल। सही आंसर क्या है? लोथल। SR राव ने 1957 में लोथल को डिस्कवर किया था। लोथल जो है वो भोगवा रिवर के किनारे सिचुएटेड है गुजरात में। उस समय का ये डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी हुआ करती थी और इस पोर्ट सिटी से मेसोपोटामिया तक हमारी ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था। गुजराती लैंग्वेज में लोथल को माउंट ऑफ डेथ कहते हैं, जैसे कि हम मोहनजोदाड़ो को भी मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ डेथ कहते हैं, वैसे ही गुजराती लैंग्वेज में लोथल का मतलब भी माउंट ऑफ डेथ होता है। क्लियर इतनी चीजें? यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन, कॉटन की ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था। तो लोथल को किस नाम से जाना जाता था? मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना था। यहाँ पे सर्कुलर सील हमको मिलती हैं। इसके अलावा हमको यहाँ पे डबल बरियल, मेल और फीमेल के बरियल साइट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें राइस के कल्टीवेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं और टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स भी हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है अ प्लॉग्ड फील्ड वॉज डिस्कवर एट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कि खेती होती होगी। तो जुते हुए, वो भी कैसी खेती थी? मिक्स फार्मिंग थी। तो मिक्स फार्मिंग के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगा से।
कालीबंगा साइट। कालीबंगा एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, वो भी एक ऐसी साइट है जो बेचारे पूरी डेवलप नहीं हो पाई और अर्थक्वेक आया और पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अर्थक्वेक के भी सबसे अर्लीस्ट जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन साइट से मिलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन साइट कहाँ पर मिलेगी, तो आजकल हम जिसको सरस्वती रिवर कहते हैं बेसिकली, वो थी आपकी घाघरा हक्कर रिवर। यहाँ पर इसी घाघरा हाकरा रिवर के किनारे आपको कालीबंगन साइट देखने को मिलेगी। तो घाघरा हाकरा रिवर के किनारे आपको जो साइट मिलती है विच इज कालीबंगन साइट। ठीक है, राजस्थान में इसका मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स। ओके, यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग के एविडेंसेस भी मिलते हैं। फायर ऑल्टर मतलब जो वेदियां होती हैं, पूजन हवन करने वाली जो वेदियां होती हैं, उसके एविडेंसेस भी हमें कालीबंगन से मिलते हैं। Which one of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of the हड़प्पन कल्चर? तो हड़प्पन कल्चर के लोग बेसिकली कौन से एनिमल से परिचित नहीं थे, या उनकी जो सील्स हमको मिलती है उसमें कौन से एनिमल के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। सिंपल सी बात। तो देखिए, जो काऊ है ना, ये काऊ कहाँ से शुरू हो रही है, काऊ की कहानी वैदिक पीरियड से शुरू हो रही है। काऊ को हमने अघन्या कहा है वैदिक कल्चर में। अघन्या मतलब जिसको मारना नहीं है, ना मारे जाने योग्य, अघन्या कहा है हमने काऊ को। कहाँ पे, वैदिक कल्चर में। अभी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें टाइगर, राइनोसोरस और एलिफेंट के एविडेंस तो मिलते हैं, इनके पिक्चर्स भी हमको मिलते हैं सील में, बट काऊ का कोई एविडेंस हमको नहीं मिलता। क्लियर? तो हमें जो हड़प्पन साइट है उससे हमें स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और स्वास्तिक के सिंबल वाली कई सारी सील्स हमको मिलती हैं। और सबसे जो मोस्ट कॉमन सील हमको मिलती है हड़प्पन साइट से वो है आपकी हम्पलेस बुल और उसके बाद यूनिकॉर्न। हम्पलेस बुल और यूनिकॉर्न की जो सील थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, काफ़ी ज़्यादा उनके एविडेंसेस हमको मिलते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल सील भी हमको देखने को मिलती है जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसको हमने समझा नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। क्लियर? और भी जो हमें सील मिलती है जिनमें हमको पता चलता है हम्प बुल के बारे में, राइनासोरस, इसके अलावा टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, गोट, बफेलो के एविडेंस मिलते हैं, बट कहीं भी काऊ का एविडेंस नहीं मिलता। और ये बहुत ही पॉपुलर आपकी सील है पशुपति सील। पशुपति सील भी हमको देखने को मिलती है और उसका कंपैरिजन हमने किया है महादेव से, लॉर्ड शिवा से हमने इसका कंपैरिजन किया है। और यहाँ पे भी आपको जो है टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बफेलो और डियर, इनके एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब इनको बनाया गया है। अगेन सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से है, इनमें से कौन से एनिमल नहीं हमको देखने को मिलता हड़प्पन सील में? तो देखिएगा, वैदिक एज का रिलेशन ही हॉर्सेस से था। जब वो लोग फ्री होते थे ना तो हॉर्स राइडिंग करते थे, हॉर्स रेसिंग करते थे। कौन लोग? वैदिक कल्चर के लोग, जो आपके आर्यंस लोग थे। तो उसके पहले तक घोड़े का कोई भी काम नहीं था, तो घोड़े के एविडेंस, हॉर्सेस के एविडेंस हमें नहीं मिलते, बाकी सब कुछ तो मिल ही रहा है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बताना इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है। तो राखीगढ़ी राजस्थान नहीं यार, राखीगढ़ी जो है अभी तक की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ मैं। राखीगढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट, और ये आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बनावली हरियाणा में है और आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है ही। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे राखीगढ़ी के बारे में। राखीगढ़ी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी और ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 1963 में इसको अमरिंदर नाथ जी के द्वारा एक्सकेवेशन इसका स्टार्ट किया गया था और इसे प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? कुछ बरियल साइट है जिसमें आपको यहाँ पे एक फीमेल बॉडी दिखती है, उसके साथ कई सारे पॉट्स को भी रखा गया है। ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर है ये। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द प्रॉपर सिस्टम वाज। यहाँ पे देखिएगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में फल फूल रही थी, उस समय पैरेलल में कुछ और सिविलाइजेशन भी थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले किसने प्रॉपर राइटिंग की शुरुआत की थी, तो आंसर हो जाएगा सुमेरियन लोगों ने। किसने? सुमेरियन लोगों ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सुमेरियन सिविलाइजेशन। मैप में जरा समझते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में थी, लेकिन उस समय की जो और आज तक की भी जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है एरिया वाइज, वो कौन सी है?
इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसी के पैरेलल में चाइना में थी ह्वांगहो सिविलाइजेशन या होंगहो वैली में आपको ये सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी यांगतेज रिवर के किनारे। नेक्स्ट है इजिप्ट। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो नाइल वैली में नाइल रिवर के किनारे सिचुएटेड थी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया देखिएगा, ये जो पूरा ग्रीन कलर का पोर्शन है ये मेसोपोटामिया है, और इसका इतना पोर्शन अगर कर दिया जाए तो मेसोपोटामिया के अंदर ही एक छोटा सा आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यही है आपका सुमेरियन कल्चर या सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो आपको दजला फरात या फिर टिग्रिस यूफ्रेटस वैली में देखने को मिलेगी। हड़प्पा के लोग जो हैं वो मेसोपोटामिया के साथ और इजिप्ट के साथ ट्रेड करते थे। कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं कि हमारा चाइना के साथ कोई भी ट्रेडिंग था। अभी तक कोई भी ना सील मिली है ना कोई और एविडेंसेस मिले हैं। डन है इतनी चीजें? डन। क्या अंतर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉपर प्लानिंग के साथ थी। जो आपका घर थे वो प्रॉपरली सही थे, पूरी रोड बनी हुई थी, 90 डिग्री पे रोड्स जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ग्रिड पैटर्न में हाउसेस थे, लेकिन यहाँ टाउन प्लानिंग सही नहीं थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, अभी तक समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। बट यहाँ पे अगर हम मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट्स देखेंगे तो आपको जो स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट देखने को आपको मिलेगी जो पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस स्क्रिप्ट को देख सकते हो, यही स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया की। ठीक है, कल से ABCD ऐसा लिखना, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, अंत में बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे कुछ हड़प्पन सेटलमेंट है और यहाँ पे किस नदी के किनारे वो सेटलमेंट है, आपको बस मैच करना है और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। डिटेल वीडियो तो आपको पता है कोर्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड थैंक यू।